ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली अब हम बाकायदा यानी टेंसर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, यानी उसके अलजेब्रे की तरफ चलेंगे हम। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा 4 वेक्टर में मैंने आपको 2 तरह के 4 वेक्टर बताए थे। एक वो थे जिसमें इंडेक्स ऊपर होता था और एक वो थे जिसमें इंडेक्स नीचे होता था। अब यहाँ पर दूसरा ये कि 4 वेक्टर में जो कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, वो एक खास किस्म की स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था जो हम यूज करते थे, जिसको आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा था। तो आप क्या करते थे, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लगाकर आप उसको एक्स प्राइम बनाते थे और उसको आप लिखते थे एक्स न्यू प्राइम इक्वल लैम्डा न्यू न्यू और एक्स न्यू। न्यू न्यू पे सम हो जाता था और म्यू दोनों तरफ जो है वो प्री इंडेक्स के तौर पे सेम रहता था। तो ये चीज़ आपने 4 वेक्टर में की थी। अब कल आपने देखा कि जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसके लिए हमने जैसे वो जैकोबियन भी इस्तेमाल किया था, वो उसमें कोई ख़ास रूल डिफाइन नहीं होता। वो एक जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यानी ये कि आप कोई ख़ास रूल्स नहीं डिफाइन करते कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करने का, बल्कि इन जनरल आप एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसके एन यानी वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होता है, तो उसमें एन क्रॉस एन एलिमेंट्स होते हैं, एन स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 3 क्रॉस 3 एलिमेंट्स में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं, 4 क्रॉस 4 में 16 होते हैं। तो सिमिलरली एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो उसका कोई एक एलिमेंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप उसको लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपने ऊपर रखे होते हैं, ए और बी या जो भी आप इसको नाम दें। तो इसलिए अब हम एक जनरल यानी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। उसके कुछ रूल्स भी हैं, वो 1 इंडेक्स के हैं, 2 इंडेक्स के हैं, 3 इंडेक्स के हैं। तो इन चीज़ों को हम अब टेंसर्स कहेंगे और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कोई स्पेसिफिक जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो फॉर अ जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। एक ही बात है, बाद में हम देखेंगे कि वेक्टर को टेंसर में क्या बेसिक फर्क है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बेसिकली कहा जाएगा जब आप इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे, यानी अगर किसी टेंसर को लिखते वक्त उसके सारे इंडेक्स ऊपर होंगे तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, ये नाम याद रखना है। अगर आपके पास किसी भी टेंसर में 0 इंडेक्स हो, कोई इंडेक्स ना आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये टेंसर जो है ये स्केलर है। तो तमाम नंबर्स जो थे जिनको आज तक आप स्केलर क्वांटिटीज कहते थे, दे आर बेसिकली टेंसर्स ऑफ 0 रैंक। इसको रैंक कहा जाता है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन अ टेंसर इज कॉल्ड इट्स रैंक। इसको रैंक कहा जाता है। दो चीजें हम पढ़ेंगे, रैंक ऑफ टेंसर, टाइप ऑफ टेंसर। तो रैंक ऑफ टेंसर कहा जाता है कितने इंडेक्स इसमें आ रहे हैं। अगर एक इंडेक्स आ रहा है तो हम कहेंगे रैंक 1 टेंसर। 2 इंडेक्स आ रहे हैं तो रैंक 2 टेंसर। 3 इंडेक्स आ रहे हैं तो रैंक 3 टेंसर। कोई इंडेक्स नहीं आ रहा, 0 इंडेक्स है तो रैंक 0 टेंसर। अब ये जो रैंक 0 टेंसर है इसको हम कहते हैं कि ये स्केलर होता है। इसी तरह रैंक 1 टेंसर जो है इसको अब हम कहेंगे ये वेक्टर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर डिफाइन किया है 1 रैंक का, फिर 2 रैंक का टेंसर डिफाइन किया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वेक्टर का लफ्ज नजर आएगा और नीचे टेंसर का, लेकिन हकीकत में ये दोनों ही टेंसर है। आप इस तरह कह सकते हैं वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। मतलब अगर एक इंडेक्स हो तो ये देखें ये एक इंडेक्स इसके अंदर है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर ये टेंसर है, मैं कहता हूँ जी एक्स के ऊपर अगर ए लिखा हुआ है तो ये टेंसर है। अगर ये टेंसर है तो फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप इसका प्राइम लेंगे और वो इक्वल होगा बाय डेफिनेशन कल जो आपने देखा था, पार्शियल एक्स प्राइम ए ओवर पार्शियल एक्स बी और एक्स बी। अब राइट हैंड साइड पे देखें, बी ऊपर और बी नीचे, ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं।
लिहाजा इनके ऊपर यहाँ सम भी मौजूद है जो हमने नहीं लिखा हुआ बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, लेकिन हमें पता है कि रिपीटेड इंडेक्स जो होते हैं उनसे सम होता है। तो इस तरह से सिंपली एक वेक्टर को आइंदा लिखा जाएगा। किसी भी चीज़ का वेक्टर लिखना होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से की जाएगी कि आप उसका प्राइम लेंगे तो प्राइम वाला इंडेक्स ऊपर आएगा और नीचे और साइड पे जो आपने उसको लिखना है दोबारा वो सेम इंडेक्स जो है वो साम हो रहे होंगे। फिर अगर आपके पास दो इंडेक्स वाला कॉन्ट्रावेरिएंट आप लिखना चाहते हैं कि जी एक इंडेक्स भी दो इंडेक्स होने चाहिए, तो उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है कि हर इंडेक्स के लिए आपने एक जैकोबियन डाल देना है। यानी एक इंडेक्स ए था तो उसके लिए एक पार्शियल एक्स प्राइम ए और पार्शियल एक्स बी आया। अब आपके पास दो इंडेक्स हैं ए और बी लेफ्ट के ऊपर, तो आपने हर इंडेक्स के लिए एक वो प्राइम वाला जैकोबियन जो है वो यहाँ पे एलिमेंट मैट्रिक्स एलिमेंट डालना है। तो पहले आप लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम ए के लिए और फिर आप लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम बी के लिए। नीचे जो आएगा जैसे यहाँ पर एक्स आ रहा था, यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स, लेकिन इंडेक्स अब आपने डिफरेंट रखने होते हैं। तो ए बी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, लिहाजा नीचे सी डी इस्तेमाल कर लिया और फिर उनसे मिलता जुलता यहाँ पे भी एक एक्स आ जाएगा जिसके इंडेक्स होंगे सी डी। तो यूँ समझ लें कि ये एक एक्स सी डी जो है वो एक टेंसर था, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था, जिसको इन दो मैट्रिक्स एलिमेंट्स ने मल्टीप्लाई होके एक्स प्राइम बना दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ आपको, टेंसर पढ़ते वक्त हमेशा जो चीज़ कंफ्यूज आप लोगों को करेगी वो होगी इंडेक्स। इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक चीज़ याद रखनी है, इक्वेशन के दोनों साइड पे इंडेक्स फ्री इंडेक्स की तादाद सेम होनी चाहिए और उनकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड पे इंडेक्स क्या है ए बी और ये दोनों ए और बी क्या है ऊपर है, तो राइट हैंड साइड पे भी आपने इनको ऊपर वाली सेंस में लिखना है। तो यहाँ भी ए और बी क्या है ऊपर है और ये ए और बी सम नहीं हो सकते इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि अगर ये सम हो गए तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी नहीं बचेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे तो बाकी बचना चाहिए क्योंकि वहाँ ए बी मौजूद है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपने ए बी पे कोई सम नहीं करना, सम करना है तो सी और डी को करना है, क्योंकि ये हमने अपने पास से डाला था, ये डमी इंडेक्स है। तो डमी इंडेक्स के ऊपर सम होगा, दूसरे इंडेक्स के ऊपर सम नहीं होगा। ओके, तो जिस तरह से आपने ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर डिफाइन किया है ना जिसमें आप प्राइम ऊपर ले रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप कोवेरिएंट टेंसर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लिखा हुआ है कोवेरिएंट वेक्टर। पहले मैं वेक्टर डिफाइन करूंगा एक इंडेक्स वाला, फिर दो इंडेक्स वाला टेंसर डिफाइन कर लेंगे। तो कोवेरिएंट वेक्टर में क्या करेंगे, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, आप देखें इसमें और जो यहाँ पे लिखा था इसमें, ये मैं दोनों को इकट्ठा दिखाता हूँ। ये देखें इधर इसमें और इसमें आप शक्ल देखें जो एक जैसी है, यानी अनप्राइम कोऑर्डिनेट है एक्स, अनप्राइम कोऑर्डिनेट है एक्स, प्राइम कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम, प्राइम कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम। फर्क सिर्फ ये आया कि यहाँ पर इंडेक्स ऊपर था और यहाँ पर इंडेक्स क्या है नीचे। तो जिसका इंडेक्स नीचे होता है उसको हम कहते हैं कोवेरिएंट टेंसर। और जब इंडेक्स नीचे आया तो देखेंगे प्राइम वाला जो कोऑर्डिनेट है ये भी नीचे आ गया और अनप्राइम वाला ऊपर चला गया। अब अनप्राइम वाला ऊपर है तो फिर इसके साथ एक्स के साथ जो दूसरा इंडेक्स आना है वो नीचे होगा। जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स बी नीचे था तो एक्स का बी ऊपर था, अब इधर ये इंडेक्स ऊपर है तो एक्स का बी नीचे होगा, यानी इनको सम करना होता है, इनको ऊपर नीचे होना लाजमी है। अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, अगर ये ऊपर होगा तो वो दूसरा जो है वो नीचे हो जाएगा। दूसरा आप ये देखेंगे यहाँ एक्स प्राइम ए ऊपर था तो यहाँ एक्स प्राइम ए ऊपर था, यहाँ एक्स प्राइम ए नीचे है तो एक्स प्राइम ए नीचे है, बाकी जो है वो बी के ऊपर सम हो रहा है। सेम उसी तरह से आपने डिफाइन करना है। फर्क ये है कि यहाँ नेट रिजल्ट ये है कि ए फ्री होके नीचे आएगा और यहाँ ए फ्री होके ऊपर आएगा। तो ये बाय डेफिनेशन कोवेरिएंट टेंसर है। अब आप एक ऐसा चलें, ये सेकंड रैंक में भी वही बात है कि अगर एक इंडेक्स है तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, अगर दो इंडेक्स हैं तो ए और बी आ जाएगा, और क्योंकि दो इंडेक्स हैं तो ए प्राइम वाली चीज़ भी नीचे आएगी यानी पार्सल, और बी प्राइम वाला एक्स प्राइम पार्सल जो है वो नीचे आएगा। अब ऊपर वालों का अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं सी ओ डी, क्योंकि ये ऊपर लिखे दे लिया, यहाँ पर एक्स के नीचे लिखेंगे सी ओ डी ताकि वो सम हो सके। अच्छा, जिस तरह से आपने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट डिफाइन किए हैं उसी तरह से हम एक मिक्स टेंसर भी डिफाइन करते हैं। मिक्स
टेंसर। मिक्स टेंसर वो होता है जिसमें कुछ इंडेक्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेंसर देखेंगे आप, तो इस टेंसर में क्या है, एक इंडेक्स ए ऊपर है और दूसरा इंडेक्स बी जो है वो नीचे है। अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, प्राइम लिखेंगे इक्वल करके, तो जो ऊपर वाला इंडेक्स है उसको ऊपर वाले के साथ से लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम ए, और जो नीचे वाला इंडेक्स है उसका प्राइम आप नीचे ही लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम बी, और बाकियों को अपने हिसाब से फिर सेट कर लेंगे। तो अब देखिए नीचे मैंने डी लिखा है, ऊपर सी लिखा है ना, तो इनका उलट लिखना है आगे एक्स के ऊपर, इधर नीचे डी है तो उधर ऊपर डी है, ऊपर सी है तो नीचे सी है, यानी इनको आपने इस तरह क्रॉस करके देखना होता है कि ये इस तरह से सम होती है ऊपर नीचे, राइट। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था रैंक की, कि मतलब अगर किसी यूनिक टेंसर का रैंक लिखने का तरीका है कि अगर किसी में जो ऊपर वाले इंडेक्स हैं वो उनको पी कह दिया जाए, मतलब वो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, और नीचे वाले इंडेक्स को क्यू कह दिया जाए, यानी इसके रैंक को, तो फिर इसको लिखने का तरीका जो होता है इसको कहते हैं टाइप पी क्यू टेंसर। मिसाल के तौर पे ये वाला टेंसर क्या है, इसमें पी भी 1 है और क्यू भी क्या है 1, यानी दोनों की तादाद क्या है 1 है, तो इट इज अ 1 1 टेंसर। ठीक है, इसकी टाइप क्या है 1 1। फर्स्ट करें, मैं लिखना चाहता हूँ 2 1 टेंसर, उसमें क्या होगा, 2 इंडेक्स ऊपर होंगे, 1 इंडेक्स नीचे होगा। अच्छा, अगर 1 2 टाइप लिखनी चाहते हैं 1 2, इसका मतलब 1 इंडेक्स ऊपर है और 2 नीचे हैं। सिमिलरली 3 1 4 1 1 4 1 3, ये आप डिफरेंट टाइप के टेंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज कि आप रूल्स को याद कर लें। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स अगर ऊपर होगा तो प्राइम वाला कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा, दूसरे के ऊपर आप सम कर देंगे। 2 इंडेक्स होंगे तो अलग-अलग दोनों का प्राइम वाला आएगा, यानी 2 दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और नीचे वालों का आप सम कर देंगे। सिमिलरली अगर कोवेरिएंट आप देखेंगे तो इंडेक्स नीचे आएगा तो प्राइम वाला भी नीचे आएगा और दूसरे को आप सम कर देंगे। 2 इंडेक्स नीचे आएंगे तो 2 इंडेक्स यहाँ पर आप प्राइम वाले नीचे रखेंगे और ऊपर वालों को आप फिर सम कर देंगे। और अगर मिक्स वाला आएगा तो एक ऊपर है तो ऊपर प्राइम आएगा, दूसरा नीचे है तो दूसरा प्राइम नीचे आएगा, और बाकी दोनों को आप क्या करेंगे, सी और डी को कम कर देंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ऑफर पे लिखी हुई है, ये समझ लें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के लिए टेंसर क्यों इस्तेमाल होते हैं, उसका जवाब है। जवाब ये है कि टेंसर इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन को टेंसर की फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनवेरिएंट है। इसकी फॉर्म जो है वो तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनवेरिएंट है। दूसरे लफ्जों में मैं ये बात कर रहा हूँ कि इफ एन इक्वेशन इज रिटन, इफ अ क्वेश्चन और अ लॉ ऑफ फिजिक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेंसर, तो इसकी गारंटी है, इट विल गारंटी दैट दिस इक्वेशन और दिस लॉ ऑफ फिजिक्स इज इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाएं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो इक्वेशन होगी टेंसर इक्वेशन या वो जो लॉ ऑफ फिजिक्स होगा वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ये बिल्कुल वही चीज़ थी जिसके लिए मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशन 4 वेक्टर में लिखने की प्रैक्टिस करवाई थी। तो बेसिकली आप मैक्सवेल इक्वेशन को 4 वेक्टर में इसीलिए लिखते हैं कि अगर 4 वेक्टर में कोई इक्वेशन लिखी हो तो वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होगी, उसकी फॉर्म जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होगी। ये 4 वेक्टर के लिए था। अब टेंसर के लिए क्या होगा, सेम रूल है, बस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय जनरल ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखेंगे, यानी उसके लिए कोई स्पेसिफिक मैथड नहीं होता। तो इफ एन इक्वेशन इज रिटन इन टेंसोरियल फॉर्म, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फॉर्म है दैट इज इनवेरिएंट अंडर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये इसका जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पर इसको रिलेटिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे पूछें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सर जी जी, पूछिए पूछिए। सर, ये जो फ्री इंडेक्स होता है इसकी लोकेशन भी सेम होती है, यानी कि अगर ये सुपर स्क्रिप्ट में है तो सुपर में ही लिखेंगे और सब में है तो सब में ही लिखेंगे?
जी, असल में टेंसर में यही बात समझने वाली है कि दोनों तरफ से इंडेक्स जो है वो सेम होने चाहिए, यानी फ्री इंडेक्स। तो अगर यस लेफ्ट सर। साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे ऊपर फ्री इंडेक्स आ है तो राइट साइड पे भी फ्री इंडेक्स ऊपर होना चाहिए। तो सर ये जो कोवेरिएंट टेंसर है इसकी इक्वेशन देखें जरा। जी, वो जो एक्स ए प्राइम नीचे आता है ना, हाँ, क्या मतलब है उसमें? यस, उसमें लेफ्ट साइड पे ए नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और नहीं, राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में। नहीं, आपने जो पोजीशन है उसकी वो मैं कह रहा हूँ, यानी वो जो बटा है ना उसके नीचे वो चीज आनी चाहिए, मतलब पार्शियल एक्स के नीचे जो पार्शियल एक्स प्राइम वाली आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट तो एज इट इज आएगा, यानी ये मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेट तो एज इट इज यहाँ पे आ जाता है ना, यानी ये यस एक्स ए प्राइम है तो ये यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी वही लिखा हुआ है जो इधर लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखना है। पोजीशन की बात हो रही है कि अब ए अगर ऊपर होगा तो इसको ऊपर लिखना है पूरी चीज को, और अगर ये नीचे लिखा हुआ है तो इस पूरी चीज को आपने नीचे लिखना है, जगह नहीं उसकी सर, ऊपर बदलनी है। कोवेरिएंट वाली देखें जरा। फिर मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि इसमें बार बार स्क्रीन जो है ना वो डिफरेंट शेयर करनी पड़ती है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कोविड। यस सर, अब ये जो टॉप वाली है देखें, इसमें ए सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और दूसरे में लिखा तो हमने नीचे लेकिन ए को टॉप पे लिख दिए, तो फ्री इंडेक्स की लोकेशन तो चेंज। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो कोऑर्डिनेट है ना उसको आपने ऐसे ही लिखना है। अगर आप ए को इसके नीचे लिखेंगे ना, यानी जी इस ए को अगर आप सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा ये ऊपर है, ये बटे के नीचे बटा आ सही, जाएगा ना। ठीक है जी। तो यही मैं आपको समझा ठीक है रहा हूँ सर, कि अब हाँ, अगर ये ओके ए आगे इसके सर। नीचे लिख देते तो ये और यानी ये ऊपर चला जाता, तो इस वजह से हमने ठीक है, इसको यहाँ ऊपर लिखना है, यानी इसके एक्स के ऊपर लिखना है लेकिन बटे के नीचे लिखना है, तो इसका अल्टीमेट मतलब यही होगा कि ये नीचे है। हाँ, सही। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल था, ये अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूँ। सर रैंक का थोड़ा सा बता दें। रैंक नंबर ऑफ इंडेक्सेस को कहते हैं कि अगर कोवेरिएंट टेंसर में मतलब एक इंडेक्स है तो उसका रैंक 1 है, 2 इंडेक्स में तो रैंक 2 है, इसी तरह मिक्स टेंसर में ऐसा नहीं होता। मिक्स टेंसर में आप अलग अलग रैंक लिखते हैं, ऊपर वाले को पी, नीचे वाले को क्यू, 1 1 को कहेंगे या 2 1 कहेंगे या 1 2 कहेंगे, ऊपर वाला पहले लिखेंगे, नीचे वाला नंबर ऑफ इंडेक्सेस बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो जी, नजर आ रही है स्क्रीन आपको? ये अब एक डेफिनेशन है टेंसर फील्ड की। जिस तरह से आप लोगों ने स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड पढ़े होंगे बीएससी में, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि एक फील्ड जिसके हर पॉइंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करना पड़े वो स्केलर फील्ड है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर फील्ड, तो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो स्केलर फील्ड है। इसी तरह वेक्टर फील्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आप कहते हैं कि हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसी तरह से अब टेंसर की हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे टेंसर फील्ड। ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्ट्रेस टेंसर पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो सिर्फ 3 डायमेंशन में नहीं लगती है एक्स वाई जेड में, बल्कि वो 9 डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो अब ऐसी फोर्स जो 9 डायरेक्शन में जा रही है उसको लिखने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि वेक्टर तो सिर्फ 3 कंपोनेंट्स वाली चीज़ होती है, 3 डायरेक्शन में ले जाता है। तो ऐसी चीज़ पे आपने स्ट्रेस लिखनी है किसी बॉडी पे और वो 9 डायरेक्शन में जा रही है, तो अब आपको वेक्टर की या स्केलर की जो है वो ज़रूरत नहीं, बल्कि अब आपको टेंसर की जो है वो ज़रूरत होगी। तो इसलिए वहाँ पे आप एक टेंसर फील्ड डिफाइन कर देते हैं जिसके फिर 9 कंपोनेंट्स होंगे। अब ना आपको पता है 9 कंपोनेंट्स 3x3 मैट्रिक्स के होते हैं। तो अब इसी तरह से यहाँ पे अब हम जनरल डेफिनेशन करने जा रहे हैं टेंसर फील्ड की।
तो जिस तरह इसने बताया हुआ है यहाँ पे कि टेंसर फील्ड डिफाइंड ओवर सम रीजन ऑफ द मैनीफोल्ड, क्योंकि टेंसर डिफाइन ही मैनीफोल्ड पे होता क्या है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ अ टेंसर ऑफ द सेम टाइप टू एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, यानी पूरे मैनीफोल्ड के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर आप एक टेंसर डिफाइन करते हैं। मसलन एक फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक अगर आपके सामने पड़ी है, तो इस बुक के हर पॉइंट को आप एक टेंसर कहेंगे, यानी यहाँ पर एक टेंसर डिफाइन करेंगे, हर पॉइंट पे एक टेंसर डिफाइन करेंगे। फर्ज करें मैं वो टेंसर डिफाइन करता हूँ रैंक 1 वाला, तो पूरे मैनीफोल्ड के ऊपर मैं सारे रैंक 1 वाले टेंसर डिफाइन कर दूं, तो मैं कहूँगा ये मैनीफोल्ड जो है इसमें रैंक 1 का टेंसर फील्ड है। सिमिलरली रैंक 2 का भी कर सकते हैं, आप 3 का भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। अच्छा, फिर ये फील्ड जो है क्योंकि ये फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, तो बाय डेफिनेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है। तो इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वगैरह होते हैं, ये सारा देख लेना। अच्छा, टेंसर फील्ड को डिफाइन करने का तरीका ये है, उसी तरह से डिफाइन किया, बस फर्क ये है कि आपने पहले इसको डिपेंडेंट नहीं लिखा था, यानी फंक्शन बना के नहीं लिखा था। तो अब आप इसको एक्स ए प्राइम को फंक्शन बना रहे हैं एक्स प्राइम का, और एक्स को फंक्शन बना रहे हैं एक्स का। तो जब एक चीज फंक्शन बन जाती है दूसरे का, तो फिर हम उसको फील्ड के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। बाकी वही रूल है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट ये है कि आपने अपने टेंसर को फंक्शन बना दिया है कोऑर्डिनेट का। तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल y है, इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर क्या हो गया x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये t प्राइम इस तरह करके, यानी एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ मैंने छोटे एक्स इसीलिए लहदा बड़े और छोटे की इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि जो छोटा एक्स है ना, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है, और जो कैपिटल एक्स है ये बेसिकली फील्ड को शो कर रहा है। आप चाहे तो उसकी जगह ए भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बड़ा एक्स क्योंकि बुक इस्तेमाल करती है, तो मैं इसलिए इसको यही नोटेशन यूज कर लेता हूँ, लेकिन बेसिकली ये फील्ड को शो कर रहा है, और ये छोटा एक्स है, स्मॉल एक्स है, ये कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। तो एक फील्ड है जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करें तो वही फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पे इस तरह से डिपेंड करेगा कि साथ उसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, और पी जो है जो उस पॉइंट के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद ये वाली जो है ना, अब आपका नेक्स्ट होमवर्क है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप लोगों ने ये 5 चीजें करनी है, बिल्कुल जैसे आपने स्केलर और वेक्टर में ये सारे रूल पढ़े हुए हैं ना अलजेब्रा के, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो अब आपको ये पता है कि एक वेक्टर, एक टेंसर 2 रैंक का, 3 रैंक का, वो किस तरह से डिफाइन होता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अब आपने करना यह है कि 2 टेंसर लेने हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। मसलन आप लिख लें ए न्यू म्यू प्लस बी न्यू म्यू, और आपने साबित ये करना है कि इनका जो रिजल्ट आएगा सी न्यू म्यू, दैट विल आल्सो बी अ टेंसर। मतलब ये कि आप ए प्राइम लिखेंगे, बाय डेफिनेशन क्या होगा बी प्राइम लिखेंगे, और उन दोनों को फिर ऐड करके फाइनल उसकी फॉर्म देखेंगे कि क्या वो सी प्राइम बना रहा है, बाय डेफिनेशन जो सी प्राइम होना चाहिए वो बन रहा है। तो 2 रैंक टेंसर के लिए ये आप लोगों ने प्रूव करना है, कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए भी, कोवेरिएंट के लिए भी, मिक्स के लिए भी। इसी तरह आउटर प्रोडक्ट है, आउटर प्रोडक्ट में क्या करना है, 2 टेंसर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो उसका रिजल्ट आएगा वो उनके रैंक्स को सम कर देना है। मतलब अगर मेरे पास एक टेंसर है ए न्यू न्यू, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बी न्यू न्यू के साथ, या बी रो सिग्मा के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो फाइनल जो मेरे पास टेंसर होगा ना, वो क्या होगा, वो 4 रैंक टेंसर होगा, क्योंकि 2 रैंक टेंसर ए था, 2 रैंक टेंसर बी था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 रैंक टेंसर आएगा। ये भी आपने प्रूव करना है कि ये रूल बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि एक इंडेक्स को आपने ऊपर कर लेना है और एक को नीचे कर लेना है। इस तरह कर लें, या दोनों को ऊपर कर लें या दोनों को नीचे कर लें। तो 2 टेंसर आपने कोई से लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लिखना है एक ऐसा टेंसर, मतलब ए न्यू म्यू लिख लें, बी रो सिग्मा लिख लें, मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, अब बस सी न्यू म्यू रो सिग्मा, राइट। फिर आपने इसको प्रूव करना है कि ये वाकई आपने सही लिखा है। कॉन्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि आप एक जो टेंसर है ना, कोई भी टेंसर है, उसके 2 इंडेक्स जो होते हैं उनको सेम कर देते हैं, ऊपर नीचे वाले, ठीक है। एक इंडेक्स को नीचे वाले को ऊपर वाले के बराबर कर दे,
तो आपको पता है 2 इंडेक्स बराबर हो जाए तो वो सम हो जाता है उनके ऊपर। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी वो जो 2 इंडेक्स है वो दोनों उसमें से सम होकर खत्म हो जाएंगे और फाइनल इंडेक्स जो फाइनल टेंसर जो होगा वो उसका रैंक 2 कम हो चुका होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक टेंसर है जिसके 3 इंडेक्स हैं, ए न्यू म्यू रो। अब आपने क्या किया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, न्यू और म्यू को सेम कर दिया, तो न्यू और म्यू क्या होंगे, सम होके खत्म हो जाएंगे, सिर्फ रो बच जाएगा। तो वो 3 रैंक टेंसर जो था न्यू म्यू रो वाला, वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद 1 रैंक टेंसर बन जाएगा। तो 2 डिग्री उसका रैंक क्या हुआ है, कम हो गया है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। लेकिन ये होगा कि ये कि कॉन्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है, मिक्स टेंसर में करनी है, अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स को बराबर करके। इनर प्रोडक्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट में ये है कि जो आप आउटर प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी कर दें तो इसको इनर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी 2 टेंसर लें, उनका आउटर प्रोडक्ट निकालें और उसके बाद उसके ऊपर वाले और नीचे वाले एक एक इंडेक्स को बराबर कर दें। फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको कहेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है। और आखिरी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक टेंसर है ए न्यू म्यू और आप ए न्यू म्यू को उलट देते हैं, म्यू न्यू कर देते हैं, इंडेक्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, अगर तो टेंसर पे कोई फर्क ना पड़े तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर ये माइनस साइन आ जाए तो फिर इसको कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ये बात? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इंडेक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप रोज को कॉलम बना रहे हैं और कॉलम को रोज बना रहे हैं। तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक ऑपरेटर और एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर वगैरह ये पढ़े होंगे क्वांटम में भी। तो ये वही चीज़ अब टेंसर में है कि अगर आप म्यू को म्यू से रिप्लेस कर दें तो आप कॉलम को रो बना रहे हैं या रो को कॉलम बना रहे हैं, तो उसके नतीजे में अगर वो मैट्रिक्स सेम रहे तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो टेंसर में भी यही है कि अगर 2 इंडेक्स को आप चेंज करें, अगर तो पॉजिटिव साइन आ जाए तो फिर इसका मतलब है वो सिमेट्रिक है, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है वो एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर है ये बात? तो ये जो मैंने 5 चीज़ें हैं ना, ये जानबूझकर यहाँ पर इनको नहीं लिखा इनकी फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये आपने करना है। अगर आपको टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ये 5 की जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद तैयार करनी है। तो यहीं तक आज का हमारा ये लेक्चर होगा।